नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मऊ में गुंडाराज का सफाया हो गया है। यूपी पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए माफिया और दहशतगर्दों के गैंग को समाप्त कर दिया है। मऊ में कभी मुख्तार अंसारी और उसके जैसे खूंखार गैंग्स का आतंक था, जो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के बाद मऊ पुलिस ने उनकी पूरी तरह से सफाई कर दी है और मऊ अब भयमुक्त क्षेत्र बन गया है। हमारे संवाददाता अमित सिंह ने मऊ के पुलिस कप्तान से इस महत्वपूर्ण विषय पर खास बातचीत की है। ये जानते हैं कि जिले की सुरक्षा को लेकर उनकी आगामी रणनीति और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का क्या कदम रहेगा। योगी आदित्यनाथ का जो एक एजेंडा रहा है कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना उत्तर प्रदेश में, और कहीं न कहीं कुछ जिले जो हैं वो कहीं न कहीं चिन्हित थे जहां पे कानून को एक तरीके से कहा जाता है कानून का राज स्थापित करना है। उन्हीं में से एक जगह है मऊ उत्तर प्रदेश में। मऊ में काफी सुधार आया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज काफी कम हुई है, माफिया राज कम हुआ है। उसी बारे में हम मऊ के एसपी इला रमन जी से बात करेंगे। इला रमन जी, ये बताइए कि मऊ जो है एक कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट रहा है जिसमें कई तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी रही है, तो आज के समय पे मऊ पुलिस को ज्यादातर किस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ता है या फेस करना पड़ता है? देखिए, मऊ जो प्रदेश में हाइपर सेंसिटिव जिला माना जाता है, जो कम्युनली सेंसिटिविटी का उस कैटेगरी में, लेकिन 2017 के बाद लगातार शासन प्रशासन और पुलिस विभाग का डायरेक्शन पे काफी कार्रवाई की गई और यहाँ दो चिन्हित माफिया थे मऊ जिले से, दोनों के खिलाफ भी और उन लोगों का सदस्य गैंग सबका खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कई गैंगस्टर लगाई गई थी, कई प्रॉपर्टी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई थी और उसके बाद लगातार कार्रवाई करने के बाद आज ऐसा माहौल है यहाँ, लोग पब्लिक भी बहुत अच्छा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इला रमन जी, आपने बताया कि दो तरह के यहाँ एक तरीके से माफिया के सिंडिकेट थे जिनको यूपी पुलिस ने खत्म किया, लेकिन क्या उन सिंडिकेट्स की जो कहते हैं उनकी ब्रांचेज या उनकी शाखाएं, क्या पुलिस को अभी भी उनसे रोजमर्रा के उसमें निपटना पड़ता है? जी, जो दो स्टेट लेवल का चिन्हित माफिया थे उसमें एक मुख्तार अंसारी थे, उनका गैंग में टोटल 170 लोग चिन्हित थे और जो दूसरा है रमेश सिंह काका है, ये भी स्टेट लेवल का माफिया है, इनका गैंग में 27 लोग हैं। ये लगभग 200 लोगों का हम लोग चिन्हित करके हर एक कार्रवाई जैसा जिसके खिलाफ गैंगस्टर हो सकते हैं उन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर किया है और प्रॉपर्टी से टच किया है, हिस्ट्री शीट खुली गई और इन लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कोई आज का डेट में किसी की हिम्मत नहीं ये क्राइम करे। और इला रमन जी, जैसे आपने बताया कि प्रॉपर्टी अटैच करी गई है, हम अब जनता के लिए एक चीज पूछना चाहेंगे। हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक बुलडोजर की कार्रवाई करती है जिसमें एक तो हो गया प्रॉपर्टी अटैच, लेकिन एक होता है कि उसको जमीनों-दस्त कर दिया जाता है, प्रॉपर्टी को गिरा दिया जाता है। तो यूपी पुलिस ऐसे कैसे सुनिश्चित करती है कि कोई ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह की प्रॉपर्टी सिर्फ इस शक में कि वो माफिया से रिलेटेड है गिरा दी जाए? देखिए, इसका एक प्रक्रिया है, जैसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसको जांच करती है, लोकल लेखपाल और कानूनों का टीम इसमें जाती है। जो प्रॉपर्टी अवैध रूप से और क्राइम से अर्जित है उसी प्रॉपर्टी कोई जमीन अगर अवैध किया हो, अगर कुछ बिल्डिंग उसमें बना हो वो अवैध हम लोग 100% कंफर्म करने के बाद बुलडोजर का कार्रवाई की जाती है। ऐसा कोई जल्दीबाजी में किसी का इनोसेंट के खिलाफ ये कार्रवाई कभी भी नहीं होती। जैसे आपने बताया आजकल है मॉडर्न पुलिसिंग, फ्यूचर रेडी पुलिसिंग, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने CCTNS लॉन्च किया था 2008-9 में। तो मऊ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस हम समझ रहे हैं, बट मऊ पुलिस खास तौर पे कैसे CCTNS से इंटीग्रेट कर रही है? देखिए, CCTNS अभी कंपलसरी है। पहले मैनुअली होता है, अभी सभी काम CCTNS में होता है। अभी CCTNS 2.0 को भी अपग्रेड करने के लिए स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे काम चल रहा है। उसके अलावा भी कई टेक्निक से, और देखिए आज मॉडर्न क्राइम से साइबर क्राइम हो जाता है। उसमें हम लोग जो ट्रेडिशनल क्राइम को तो पता चलता है कौन कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन इसमें पता भी नहीं चलता है, हजारों किलोमीटर दूर पर बैठ के भी ये कर देते हैं क्राइम। उसको टैकल करने के लिए भी हर
थाने पे एक साइबर सेल अलग से खुला गया है और मुख्यालय पे एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी खुला गया है। इन लोगों का काम यही रहता है, जो भी एप्लीकेशन आता है साइबर क्राइम संबंधित तुरंत इसमें कार्रवाई करते हैं और प्रयास करते हैं। मऊ उत्तर प्रदेश का कई गलत चीजों के लिए मशहूर था, लेकिन जैसा योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि शरीफ आदमी को पुलिस जो है वो एक तरीके से मित्र पुलिस है, लेकिन गैंगस्टर्स के लिए और गलत काम करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एक बुरा सपना है। अमित सिंह, सुदर्शन न्यूज, मऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक एजेंडा रहा है कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना उत्तर प्रदेश में, और कहीं न कहीं कुछ जिले जो है वो कहीं न कहीं चिन्हित थे जहां पे कानून को एक तरीके से कहा जाता है कानून का राज स्थापित करना है। उन्हीं में से एक जगह है मऊ, उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ जिले के रानी के सराय क्षेत्र में स्थित आजमगढ़ पब्लिक स्कूल को लेकर एक विवाद सामने आया है। इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को मजहबी कट्टरता की शिक्षा दी जा रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चों से मजहबी सवाल पूछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वे स्कूल ड्रेस में खड़े हैं। इस मामले पर प्रशासन ने गोपनीय जांच शुरू कर दी है और आजमगढ़ पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रूपल पांड्या ने इस वीडियो पर संबंधित शिक्षक से जवाब तलब किया है। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले पर विरोध जताते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली के विद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोला है। वे मांग कर रहे हैं कि विद्यालय की मान्यता रद्द की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। महाशय, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। अच्छा, एक वीडियो आजमगढ़ का वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं गुड्डू जमाली, उनके विद्यालय का बताया जा रहा है आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का, जिसमें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है। तो क्या एक पब्लिक स्कूल में आपको लग रहा है जायज है ये? तो बिल्कुल, अगर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड का जो स्कूल है सीबीएसई बोर्ड का, और इसमें अगर इस तरह की दीनी शिक्षा, दीनी तालीम दी जा रही है और इस्लाम का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। कोई मदरसा नहीं है, ये सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है जिसमें तमाम धर्मों के तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है तो उनकी बिल्कुल सोची समझी तालीम है, एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य से हमको अपने धर्म से अलग करके उनको इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, उनको कट्टर बनाया जा रहा है। बच्चे घर घर में आकर के वही अल्लाह अकबर और सारी ये पढ़ रहे हैं। मैं अपने पैड पे योगी आदित्यनाथ जी महाराज से इसकी मांग करूंगा कि ऐसे सीबीएसई बोर्ड की जांच कराई जाए और तत्काल इसकी मान्यता। गोंडा में आयोजित प्रथम राष्ट्र कथा महोत्सव के समापन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस आयोजन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का मुख्य उद्देश्य था और इसे हम सफल बनाने में सफल रहे। उन्होंने इस महोत्सव में मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से ही ये कथा लोगों तक पहुंच पाई। बृजभूषण ने बताया कि बधुआ का कॉन्सेप्ट गरीबों को जोड़ने का था और इसमें हर समाज, हर धर्म के लोग शामिल हुए। जब उनसे पूछा गया कि राष्ट्र कथा के दौरान बाहुबली और राजनीतिक चेहरों का आना क्या शक्ति प्रदर्शन था, तो उन्होंने कहा कि ये हर व्यक्ति की अपनी भावना है और उस हिसाब से उसका अर्थ निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभु की कृपा से सब काज सुलझते हैं और इस कथा का उद्देश्य सभी को जोड़ना था। बृजभूषण शरण सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि जब भी वे अति प्रसन्न होते हैं या प्रभु से जुड़ते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी बात कही। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने समर्थन दिया है, जैसे कि दिनेश यादव जो उनके गांव से है और नियमित रूप से मदद भेजते हैं। किसको कहते हैं? गरीबों का जोड़ा। क्या कहेंगे? आपने देखा कि 52 समाज के लोग, उनके महंत, प्रमुख लोग सारे उपस्थित रहे और पूरी राष्ट्र कथा को उन्होंने सुना और वो भी इतने भावुक हुए
कि अब पूरा सनातन समाज एक रहेगा और हमने घोषणा की कि 140 करोड़ लोग समस्त सनातनी हैं क्योंकि पूर्वज सबके एक ही हैं। तो ये राष्ट्र कथा मील का पत्थर देश है। के कोने कोने से इस कथा में लोग आए थे। कोई राष्ट्र के प्रत्येक कोने से लोग आए, एक भी ऐसा कोना नहीं, एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ से लोग नहीं आए। और विदेशों में कई जगह LED लगा करके आपने देखा, 7 देशों में तो देखी गई जहाँ हजार से ज़्यादा की संख्या थी। तो ये राष्ट्र कथा अभूतपूर्व है। आपने कहा कि बेटे का दबदबा है तो बाप का भी दबदबा रहेगा, नेताजी भावुक हो गए, क्या कहेंगे आप? मैंने दबदबा शब्द का प्रयोग देखिए प्रभुत्व के लिए किया। आप जरा सोचो कि एक ऐसे प्रथम राष्ट्र कथा महोत्सव की तैयारी में कोई अनुभव नहीं था। इवेंट मैनेजमेंट किया नहीं, लेकिन जो पूरे वर्ष हम कार्यक्रम करते रहते हैं उसी के कारण ये रचना हो पाई। और इसमें नंदनी नगर परिवार, हमारा पूरा परिवार, हमारे ज़िले के इष्ट मित्र, हमारे अगल बगल ज़िले के इष्ट मित्र सब इसमें लगे रहे। और हम लोगों की हमारी एक ही इच्छा थी कि इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित की। उसमें हम लोग सफल रहे, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हुई, सब लोगों ने किसी न किसी रूप में योगदान दिया। और आज तो हम अपने उत्तर प्रदेश के और जो प्रदेश के बाहर के जो भी लोग इस राष्ट्र कथा से जुड़े, मीडिया को भी, प्रशासन को भी, उन सब लोगों को जिन्होंने बथुआ दिया उनको भी, मैं सब लोगों को अपने तरफ से, अब वचन तो नहीं मेरे पास है, सब नहीं मेरे पास है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन सब लोगों को जब याद करता हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं। और आज के अवसर पर जो उद्देश्य था इस कथा का जोड़ना। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्घाटन भाजपा विधायक अमन गिरी ने किया और इसमें सैकड़ों मरीजों ने अपनी जांच कराकर लाभ उठाया। देश भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारें कड़े कदम उठा रही है और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी के विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। आज के शिविर में जनपद के प्रमुख इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर देवेश त्रिवेदी के अलावा कई महिला डॉक्टरों का पैनल भी मौजूद रहा, जिन्होंने अस्थायी बीमारियों से परेशान मरीजों की जांच की और उन्हें राहत प्रदान की। होम्योपैथिक आम होम्योपैथिक की तरह नहीं है, ये भी एक जन्म पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, जिससे इतने गंभीर बीमारियां इनकी सही हुई हैं। यहाँ तक कि कैंसर का भी ये गारंटी ले रही हैं। यहाँ पे गायने से संबंधित, यूट्रस से संबंधित जो भी गंभीर बीमारियां भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की चिकित्सा पद्धति से सही होती हुई नजर आई हैं। लखीमपुर खीरी से सुदर्शन न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। मथुरा में विकास कार्यों को लेकर एक और विवाद सामने आया है। सूबे के मुख्यमंत्री जहां प्रदेश के आधारभूत ढांचे और सड़कों के निर्माण के लिए बजट आवंटित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, वहीं जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इन कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मथुरा के घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित टैंक चौराहे से सदर तिराहे तक जाने वाली सड़क का है, जिस पर पिछले 1 साल से गहरे गड्ढे हो गए थे। इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण ये सड़क जर्जर हो चुकी और इसके कारण राहगीरों को हर दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने 2 माह पहले इस सड़क पर पेचवर्क कर गड्ढे भरने का काम शुरू किया था, लेकिन स्थानीय जनता ने इस कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। अब फिर से सड़क की मरम्मत की जा रही है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या ये पुनः काम भ्रष्टाचार का हिस्सा है। कागज का प्रूफ दिलाता है चौधरी भवन एडवोकेट। वकील साहब, ये जो सड़क आप देख रहे हैं,
और अभी बनी है, ये क्या कहना चाहेंगे? ये टैंक चौराहे थे, सदर चौराहे पर जिन्होंने क्या हॉस्पिटल तक बनाई है, मुश्किल से 15 दिन पहले बनी है और उसके 3 बार पेचिंग हो चुकी है, पेचिंग वर्क हो चुका है। क्या नाम है आपका? सतीश यादव। यादव जी, ये सदर चौराहे का रोड है और ये सड़क देख रहे हैं आपके, इसमें गड्ढे बहुत हैं और पैच वर्क बहुत है, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 2-3 महीने के अंदर जो 5वीं 6वीं बार या 10 बार जो है इसका पैच वर्क होता है और हर बार पैच वर्क होता है और 4 दिन बाद निकल जाती है और फिर दोबारा से पैच वर्क होता है। ये क्रम काफ़ी कई महीनों से चला, जबकि इस पर इतनी GIP निकलती है, सारे अधिकारी और जितने भी बड़े नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, सभी रोड से निकलते हैं, वो देखते हैं इसकी हालत और फिर उसके बाद भी इस पर पैच वर्क का काम करा के इसे छोड़ दिया जाता है। 4 दिन बाद वो पैच वर्क का काम निकल जाता है, गड्ढे वहीं के वहीं रह जाते हैं। आए दिन या मोटरसाइकिल वाले आजकल कोहरा वोरा पड़ता है, अभी 2-3 दिन पहले भी एक बच्चा मोटरसाइकिल गड्ढे में उसकी आ गई और वो गिर गया, पलट गई मोटरसाइकिल, उसके चोट लग गई, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ये आए दिन का यह मामला है। ऐसा अभी एक बार जो बना रहे थे पैच वर्क चल रहा था और बारिश हो रही है, बारिश में पैच वर्क करा रहे हैं। ललितपुर रेलवे स्टेशन के बाहर प्रशासन का बुलडोजर फिर से सक्रिय हुआ और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रशासन की यह कार्रवाई उस समय हुई जब 2 दिन का अल्टीमेटम समाप्त हो गया था। इस दौरान दुकानदारों और प्रशासन के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। दुकानदारों का कहना है कि जहां उनकी दुकानें स्थित है वहां उनकी निजी संपत्ति है और प्रशासन का ये कदम उनके लिए अचानक था। हालांकि प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया को तुरंत लागू किया और बुलडोजर चलाकर कथित अवैध अतिक्रमण हटा दिया। इस पर दुकानदारों ने प्रशासन से 3 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई। इस बात का इनने अपनी दुकान तोड़वा ली, इनका लेंटर था, इनके यहाँ काम लगा पहले ठीक है, लगा है, टूट रही लगा था, ठीक है, बता रहे आराम से टूट रही एक बात, और दूसरी आपने 10 बार कहा कि जिला पंचायत का गेट पे भी काम लगा है, हम तोड़ेंगे, वो अवैध है, अब चलो जिला पंचायत तोड़वाना। संभल पुलिस ने जंगल में मिले एक युवक के शव की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या अवैध संबंधों और पिटाई का बदला लेने के लिए की गई थी। शव को सड़क दुर्घटना का रूप देने की भी कोशिश की गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक सनी की पत्नी नेहा के पिछले 4 साल से एक युवक से अवैध संबंध थे। जब सनी को इस बारे में पता चला तो उसने नेहा की पिटाई की थी और यही कारण था कि नेहा ने अपने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर सनी की हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद शव को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन माचिस न मिलने पर इसे सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। ये घटना संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र के जुनावई गांव की है, जहां 2 जनवरी को एक अज्ञात युवक का शव पाया गया। बीते 6 जनवरी को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होने के बाद वाराणसी में लगभग 5,73,000 मतदाताओं मतदाता सूची से कट गए हैं। इस पर जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह अपनी नामावली की जांच करें और सुनिश्चित करें कि उनका नाम सूची में शामिल है। सतेंद्र कुमार ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को ये ड्राफ्ट रोल उपलब्ध कराया गया है और जो लोग अन्य स्थानों पर गए हैं वो फॉर्म शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अभी से अपील की जाती है कि वे अपने BLO से संपर्क करके अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करवाएं। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि करीब 5,73,000 वोटर्स F कैटेगरी या डेड कैटेगरी में आए हैं और शहरी क्षेत्रों में ये संख्या कुछ अधिक है। सभी राजनीतिक दलों के BLA भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं और किसी भी आपत्ति को जल्द निपटाने की अपील की गई है। देखिए, वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण चल रहा है, उसके क्रम में 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट रोल है हमारा, उसका प्रकाशन हो गया है और सभी बूथों पर इसको पढ़ा जा रहा है, सभी मतदाताओं को इसको दिखाया जा रहा है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जो ड्राफ्ट रोल है वो उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो लोग मतदाता सूची का एक बारी परीक्षण कर लें, उनका नाम है कि नहीं इस चीज़ को ठीक से वो देख लें। उसमें कुछ अगर करेक्शन की आवश्यकता है तो वो भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अगले जिन लोगों के नाम जो ASD सूची में हैं, जो हमारे एब्सेंटी, शिफ्टेड या डेड लोग हैं, उन लोगों की भी सूची अलग से जो है वो बूथों पर जाकर के देख सकते हैं। और जो लोग अन्यत्र शिफ्ट हो गए हैं वो नए बूथों पर अपना फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं या फॉर्म 8 भर के यहाँ पे
अगर वर्तमान में कहीं पे हैं और दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं तो फॉर्म 8 भरकर भी शिफ्टिंग करा सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं अभी चलती रहेंगी। दावे आपत्तियां जो है वो प्राप्त की जा सकती हैं, बीएलओ को जाकर अपना उपलब्ध कराया जा सकता है, ऑनलाइन भी इस चीज़ को किया जा सकता है। आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को मैं कहना चाहूँगा कि अभी आने वाला जो 1 महीने का समय है उसमें आप लोग अपने जो दावे और आपत्तियाँ हैं वो ऑनलाइन या फिजिकली जाकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं, ताकि इसका भी हम सही समय से निस्तारण करा पाएं। सर, जो वोटर्स कटे हैं मैक्सिमम वोटर्स शहरी क्षेत्रों के हैं या ग्रामीण क्षेत्रों के? देखिए, करीब 5,73,000 वोटर्स जो हैं वो एब्सेंटी, शिफ्टेड या डेड की श्रेणी में या डुप्लीकेट की श्रेणी में आए हैं, और जो करीब 18% है। शहरी क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा है, 22-23% है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ 15-16% है। बदायूं से खबर है, जहां कर्ज से डूबे दुकानदार ने नाटकीय ढंग से चोरी का षड्यंत्र रच दिया। वैसे पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि चोरी की घटना खुद दुकान मालिक ने ही अंजाम दी थी। ये घटना बदायूं जिले के बिसौली कस्बे के अटल चौक की है, जहां एक मोबाइल की दुकान भुवनेश कम्युनिकेशन से लाखों रुपए के मोबाइल चोरी होने की सूचना मिली थी। दुकान मालिक ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और सरसों के आधार पर दुकानदार से सख्ती से पूछताछ की गई। अंततः दुकानदार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। देखिए, कल दिनांक 8/1/2026 को ये इस्लाम नगर चौराहे पर एक भुवनेश कम्युनिकेशन के नाम से एक दुकान है, जिसके जो मालिक हैं भुवनेश, उन्होंने थाने पर आकर सूचना दी कि बीती रात उनकी दुकान से लगभग 60 मोबाइल फोन अज्ञात चोरों द्वारा ताला काटकर चोरी कर ली गई। इस सूचना पर जब थाने पर उन्होंने सूचना दी, इस पर तत्काल थाना पुलिस और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान जो सीन सामने आया उसमें देखा गया कि प्रथम दृष्टया चोरी संदिग्ध प्रतीत हुई, क्योंकि घटनास्थल पर जाने पर दुकान के ताले नहीं टूटे हुए थे। दुकान में फोन जो है करीने से हटाए गए थे। प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध होने पर वादी की तहरीर प्राप्त कर वादी से ही गंभीर रूप से पूछताछ की गई, जिसमें पूछताछ के दौरान वादी ने ही स्वयं उस घटना को करना बताया, जिसके आधार पर वादी ने स्वयं शमशान घाट से जाकर चोरी किए गए 60 मोबाइल फोन बरामद कराए हैं। वादी के विरुद्ध ही इस अब कार्रवाई की जा रही है। वजह क्या रही था इन्होंने चोरी करके? वादी का कहना है कि वो इस समय लंबे कर्ज में डूबा हुआ था, तो वादी ये सभी फोन इंश्योर्ड थे, इसलिए वादी बीमा के वो धनराशि। मैनपुरी में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह के सदस्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कागजी कंपनियां बनाते थे और इनके जीएसटी नंबरों का इस्तेमाल कर बिना माल की खरीद बिक्री दिखाते हुए फर्जी बिलिंग करते थे। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क के जरिए सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस और जीएसटी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन और 12 जीएसटी फार्मों के प्रपत्र जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी चंदन मिश्रा और संजीत दोनों दिल्ली के स्वरूप नगर के रहने वाले हैं। इनके साथ जुड़े लेन देन के रिकॉर्ड भी बरामद किए गए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश अभी भी जारी है। फर्जी जीएसटी बनाकर के फ्रॉड करने वाली 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किस तरीके की पुलिस से कार्रवाई की? देखिए, कुछ दिन पहले ये तथ्य संज्ञान में आया था, जीएसटी के अधिकारी यहाँ मौजूद है, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था और इसमें ये था कि जीएसटी फर्जी नंबर का जीएसटी नंबर का उपयोग करके फर्जी के कंपनियां रजिस्टर करके बहुत बड़े पैमाने पे कारोबार किया जा चाहता था और एक उद्देश्य होता था कि जिसमें जीएसटी के जो कर की चोरी होती थी उसको बचा लिया जाता था। मुकदमा पंजीकृत करके इसमें टीमें बनाई गई। इसमें साइबर की टीम थी, सर्विलांस की टीम थी, इसमें थाना प्रभारी और सीओ एडिशनल साहब मौजूद थे इसमें, और साथ में जो हमें इनपुट जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा जो सहयोग चाहिए था लगातार इनके भी संपर्क में थे। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसमें आज 2 अभियुक्त है, एक संजीत है, दूसरा चंदन मिश्रा है। दोनों को पकड़ा गया है, जिनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और कुछ संदिग्ध कागजात प्राप्त हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि किस तरह ये अपनी फर्जी कंपनियों का एक एक्चुअल जीएसटी नंबर लेके उपयोग करते थे।
इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन जो एक मुलजिम आपके चंदन मिश्रा है वो पहले भी जेल जा चुके। वन परिक्षेत्र भौरा द्वारा कुबास डिपो स्थित नर्सरी परिसर में अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 105 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के 60 और कक्षा 9वीं से 11वीं तक के 45 छात्र छात्राएं शामिल थे। इस कैंप का उद्देश्य विद्यार्थियों को वन पर्यावरण और जैव विविधता के प्रति जागरूक करना था। कैंप में विद्यार्थियों को पौध उत्पादन, रोपण प्रक्रिया, जल और मृदा संरक्षण, वनों की उपयोगिता और मानव वन्य जीव सह अस्तित्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यवहारिक जानकारी दी गई। नर्सरी भ्रमण के दौरान संवादात्मक सत्रों में बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया, जिससे वे संरक्षण की मूल अवधारणाओं से सीधे जुड़ सके। कार्यक्रम में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मैदानी अमले की सक्रिय उपस्थिति रही। नहीं फैलाएं, हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, हम पौधे लगाएं, पौधों को बचाएं, पशु पक्षियों को परेशान ना करें। ऐसी ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आज आपको समझाया होगा। अपना जो प्रोग्राम चल रहा है ये इसके अंतर्गत ये सब चीजें भी आपको बताई गई होंगी कि इलेक्ट्रिसिटी का स्विच बंद कर दें, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट ना करें, पानी का वेस्ट ना करें, नल लीक हो रहा है तो नल जो है बंद करके रखें, पानी व्यर्थ ना बहे, जितना हमें उपयोग करना है। सीतापुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े और संगठन जीएसटी चोरी जिहादी गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 7 शातिर अंतरजनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 8 लाख रुपए नगद, 5 लैपटॉप, 37 मोबाइल फोन, 80 सिम कार्ड, 37 एटीएम कार्ड, 39 स्टैंप, 18 बिल बुक, 10 पैन कार्ड, 10 बैंक पासबुक और 135 विभिन्न बैंकों के चेक समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपकरण बरामद किए गए। ये गिरोह सरकारी योजनाओं में सेंधमारी करके जीएसटी चोरी कर रहा था, जिससे सरकार और करदाताओं के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। पुलिस के अनुसार आरोपी लकड़ी कारोबारी बनकर भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोगों को सरकारी योजनाओं और मुनाफे का लालच देते थे। इसके बाद फर्जी फर्मों बनाकर उन पर जीएसटी इनवॉइस और बिलिंग की जाती थी, जिससे सरकार को लाखों रुपए की राजस्व हानि हो रही थी। ये मामला तब सामने आया जब 8 जनवरी 2026 को एक खाता धारक ने थाना खैराबाद में शिकायत दर्ज कराई। कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी सबूतों और नकदी के साथ फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समय रहते गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जनपद सीतापुर में एक बड़ा अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसको हम लकड़ी जीएसटी माफिया जो है उसको हम कह सकते हैं। क्या जो आप सभी जानते हैं कि जनपद सीतापुर के अंदर लकड़ी की बहुत सारी खेती होती है और उसका आगे मंडियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में उसको भेजा जाता है। उसमें एक बड़े पैमाने के ऊपर जीएसटी की चोरी और इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए इसमें आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह होता है उस सभी की चोरी की जा रही थी। फर्जी फर्में क्रिएट की गई थी, लगभग 60 से 70 फर्मों को क्रिएट किया गया था और उन फर्मों के नाम से बिलिंग करके फर्जी बिल जनरेट किए जा रहे थे, उनको भेजा जा रहा था ताकि उनके ईवे बिल जनरेट हों और रास्ते में चेकिंग प्रॉपर ना हो पाए। उनके अंडर वैल्यूइंग की जा रही थी, माल ज़्यादा रह रहा था और बिल कम दाम का काटा जा रहा था ताकि टैक्स की बचत हो। और फाइनली जब वो फर्मों पे टैक्स लाइबिलिटी पड़ती थी जीएसटी की या किसी और इनकम टैक्स की, तो उसको भुगतान नहीं किया जाता था, क्योंकि वो किसी और आदमी के नाम पे केवाईसी करवा के उन फर्मों को, फर्जी फर्मों को, जिनको हम शेल कंपनी बोलते हैं, उनको क्रिएट किया गया था। तो इसका भांडाफोड़ किया गया। इसमें 7 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। 8 लाख की इसमें लगभग रिकवरी हुई है। विभिन्न मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, चेकबुक, स्टैम्प्स, कंपनी के कागज़, लैपटॉप्स, ये सब और 2 गाड़ियाँ इनसे बरामद हुई हैं। इस पूरे जीएसटी जो चोरी का गैंग है, इसको हम स्पेशली इसमें देखा गया कि ये लोग लकड़ी के। बिहार के मुंगेर जिले से एक बड़ी राजनीतिक और विकास संबंधी खबर सामने आई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह अब केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 को लागू कर दिया है। यह अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन चुका है। इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कच्चे काम नहीं बल्कि पक्के और टिकाऊ कार्यों से रोजगार प्रदान किया जाएगा। मुंगेर के लल्लू पोखर स्थित भाजपा विधायक कुमार
पढ़ने की आवाज पर एनडीए घटक दलों के नेताओं ने इस कानून को ऐतिहासिक बताया। विधायक कुमार पुण्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए ये कानून लाया गया है। इस योजना के तहत अब 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी और काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगी। इसके अलावा बायोमेट्रिक हाजिरी से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। आजीविका मिशन के तहत नई बातों को जोड़ते हुए, जैसा विधायक जी ने बताया कि 100 के बदले 125 दिन, और अगर 125 दिन के बाद अगर हम काम नहीं दे पाते हैं तो इस अधिनियम के तहत उसको बेरोजगारी भत्ता के प्रावधान बड़े किए गए। आमतौर पे जब से ये चर्चा शुरू हुई जी राम जी में परिवर्तन की, तो एक भ्रांति को फैलाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप लोगों ने खुद वास्तविकता में देखा होगा कि जिसको आप लोग मनरेगा कहते हैं, उस मनरेगा का काम किस प्रकार से हो रहा है। पिछले इतने वर्षों में रोजगार गारंटी के नाम पे किस प्रकार का लूट खसोट का काम होता रहा है, और उसको सुदृढ़ करते वास्तविक में रोजगार देने की जो सही गारंटी है उसको करने का काम जी राम जी ही कर पाए, और उसका नाम जी राम जी बना। और इसके साथ जो है, अब क्या था, पहले 100 दिन की आपके पास थी, अब 125 दिन का इसमें दिया गया है। कुछ भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर कमांड लेना चाहती है, जब ये सब की कुछ नहीं है। जबकि पहले भी होता था कि यह ग्राम सभा से पास होता था योजना, उसकी देखरेख में भी वहाँ पे लोग होते थे, उसमें भी 2 भाग। सीतापुर में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा ने अपने 100 वर्षों का सफर पूरा किया। इस खास मौके पर लखनऊ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक दीपक कुमार ने शाखा के नवीनीकृत भवन का उद्घाटन किया और शताब्दी समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में बैंक ने सामाजिक दायित्वों का भी पालन करते हुए वरिष्ठ पेंशन धारकों और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानित किया। साथ ही बीमा सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। साइबर सुरक्षा जागरूकता रोड शो का आयोजन भी किया गया। बिहार के समस्तीपुर जिले में मुख्यमंत्री द्वारा 13 जनवरी 2025 को 947 करोड़ रुपए की सौगात दी गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बताती है। उजियारपुर प्रखंड के रायपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कल्याण छात्रावास बनकर तैयार है। वहीं सदर अस्पताल का 100 बेड का मध्य एवं शिशु अस्पताल कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन कल्याणपुर प्रखंड के मुक्तापुर मोइन पर्यटन विकास कार्य और शेखुपुर ग्राम के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के निर्माण में काफी देरी हो रही है। इसी तरह भोला चौकी फुट ओवर ब्रिज पर काम चल रहा है, जबकि मुक्तापुर रेल ओवर ब्रिज का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के 24 जनवरी को फिर से समस्तीपुर आने की संभावना के बीच अधिकारियों की दौड़भाग जारी है। समस्तीपुर दरभंगा मुख्य पथ पे हूँ, जो समस्तीपुर से चल के दरभंगा को जाती है, और मुक्तापुर गुमती के पास मुक्तापुर मोइन में हूँ, जहाँ 13/1/2025 को बिहार के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि इस पूरे क्षेत्र को पर्यटन के दृष्टिकोण से तो सौंदर्यीकरण किया जाएगा और काफ़ी बृहद पैमाने पे यहाँ पे काफ़ी आकर्षक लुभावक पर्यटन स्थल बनाने की बात कही गई थी। कुछ दृश्य है, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ और ये स्पष्ट हो जाएगा कि ठीक मेरे बाएं तरफ नौका विहार की परियोजना है। यहाँ पे बोटिंग होगा और पर्यटन के साथ मनोरंजन की भी कार्यक्रम यहाँ होगी। साथ में दोनों तरफ से रोड निकलेगा, पार्क बनेगा, चिल्ड्रन पार्क बनेगा, नौका विहार होगा, और जो परिसीमन है रोड से सटा हुआ, वहाँ पे हाट लगाने की भी बात कही जा रही है। यहाँ की रूरल हाट, ग्रामीण स्तर पे जो हाट लगता है, उसकी भी बात वहाँ पे देखी जाएगी। तो कुल मिला के कहा जाए कि मुक्तापुर मोइन के अंतर्गत ये पिछले साल के घोषणा जो विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री या समस्तीपुर आगमन हुआ था मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने इसी स्थल को चयन करवा कर यहाँ पे बेहतरीन काम करने के लिए फंड भी दिया था। करोड़ रुपए का फंड है, और निश्चित तौर पे जब ये बन के तैयार होगा तो मुख्य सड़क पे होगा, दरभंगा जाने वाली मुख्य सड़क पे काफ़ी आकर्षक
मेरे पीछे आप शिलान्यास देख सकते हैं जो 3/1/2025 को संपन्न कराया गया शिलान्यास है, जिसके अंतर्गत बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम है और जो भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं, साथ में गृह राज्य मंत्री है, दोनों यहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इस जनप्रतिनिधि हैं। इन लोगों का शिलापट में नाम है और ये प्रस्तावित जो बिहार चिकित्सक सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से वेलनेस अस्पताल की बात कही गई थी, लेकिन आज 13/1/2025 और आज की तारीख है 9/1/2026। कुल मिला के 1 साल का कार्यकाल है। तो पीछे आइए, 1 साल के कार्यकाल के अंतर्गत इसी स्पॉट पे इस शिलापट के हिसाब से वेलनेस एंड हॉस्पिटल बनने का राज्य सरकार के माध्यम से घोषित घोषणा था, लेकिन नज़ारा कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय हैं, इनसे भी जानेंगे, लेकिन कुछ और पहलू को बताते हैं इसके साथ में कि सौंदर्यीकरण की एक योजना आई थी जल जीवन हरियाली के तहत, जो ठीक मेरे सामने है। मैं अपने सहयोगियों को कहूँगा कि ज़रा वो भी दिखाइए। और जल जीवन हरियाली के तहत चारों तरफ सौंदर्यीकरण किया गया है, स्ट्रीट लाइट दिया गया है, आंगनबाड़ी सेंटर का भी यहाँ पे है जो दिख रहा है वहाँ सीधे, और साथ में चारों तरफ चबूतरा बनाया गया है जिसका सौंदर्यीकरण के तौर पे वृक्षारोपण भी किया गया है। लेकिन जिस हिसाब से वृक्षारोपण होना एमपी के धार जिले के तिल्ला थाना क्षेत्र में अवैध शराब की बड़ी खेप पर कार्रवाई के दौरान तनावपूर्ण हालात उत्पन्न हो गए। घटना सूरजपुरा के पास हुई, जहां आबकारी विभाग और शराब कंपनी की दबिश टीम ने एक आइसर वाहन को रोका जिसमें अवैध शराब की सप्लाई की जा रही थी। इस दौरान शराब तस्करों और टीम के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। स्थिति को संभालने के लिए तिल्ला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आइसर वाहन को जब्त कर थाने ले जाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें फायरिंग जैसी आवाजें सुनाई दे रही है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। देने के दौरान थाना तिरला अंतर्गत सूरजपुरा के आसपास जब उसको रोका गया और रोककर जब चेकिंग करने की कोशिश की तो उसी दौरान ग्रामीण जनों ने उसमें जो बैठे थे उनके द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया गया। हमले में शासकीय वाहन जो था, अनुबंधित वाहन था, उसको तोड़फोड़ की गई है। साथ ही जो कर्मचारी और टीम गई थी उसमें संभवतः आबकारी विभाग की टीम और चूँकि यहाँ पर जो संचालन कर रहे हैं दुकानों का, वो भी टीम साथ में थी, ऐसा पता चला है। उनके साथ मारपीट की गई है, चोटें आई है। संपूर्ण घटनाक्रम में अभी वर्तमान में आबकारी की टीम थाना तिरला पर एक आवेदन दिया है जिस पर एफआईआर पंजीबद्ध की जा रही है। शासकीय धारा में शासकीय कार्य में बाधा, वहाँ शासकीय वाहन में तोड़फोड़, मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और जो आबकारी विभाग ने दिया है वो अज्ञात ग्रामीण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।